और बोर नहीं होना। ओके जी स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आपका एक तरह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्या होते हैं। कल हमने देख लिया था कि आपकी बॉडी के अंदर या आपका जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, उसके अंदर एक तरह से न्यूरल ट्यूब कैसे बनती है। ठीक है, अब हमने कल ये भी पढ़ा था कि इसके जो मतलब कि कुछ न्यूरोपोर्स होते हैं, ठीक है, वो न्यूरोपोर्स जो होते हैं उनका प्रॉपर जो है वो क्लोजर हो जाता है। मतलब कि आपका 25th डेज पे और आपका 28th डे के ऊपर जो है वो आपका एक तरह से प्रॉपर न्यूरोपोर जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। लेकिन अगर वो जो न्यूरल ट्यूब आपके एक तरह से न्यूरल पोर है, ठीक है, जो अपर न्यूरल पोर है, जो लोअर न्यूरल पोर है, ठीक है, अगर वो प्रॉपर क्लोज ना हो जाए, तो अगर वो प्रॉपर क्लोज ना हो जाए तो आपके न्यूरल ट्यूब में कुछ डिफेक्ट्स रह जाते हैं, होल रह जाते हैं, सुराख रह जाते हैं। तो उनको हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, तो अभी आपने इस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की जो डेफिनेशन लिखनी है कि आपने कहना है कि एक कंडीशन इन विच, ठीक है, कि अभी आपने जो है वो लिखना स्टार्ट करना है, लास्ट पे आपको ये सारी बातें समझ आ जाएंगी। आपने कहना है कि एक कंडीशन इन विच द न्यूरोपोर्स, ठीक है, अ कंडीशन इन विच द न्यूरोपोर्स नॉट क्लोज्ड, ठीक है, अ कंडीशन इन विच द न्यूरोपोर नॉट क्लोज्ड प्रॉपरली, ठीक है, नॉट क्लोज्ड प्रॉपरली, which will result which will result some anomalies या डिफॉर्मिटीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, क्योंकि आपको पता है न्यूरल ट्यूब से आपका क्या बनता है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। तो अगर आपका न्यूरल ट्यूब जो है वो प्रॉपर क्लोज ना हो, उसके स्पेशली जो आपके न्यूरोपोर है वो क्लोज ना हो, तो इनसे क्या बनता है, इससे आपका एक तरह से वो बनते हैं लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बनते हैं। ठीक है, ये आपने कहना है। फिर आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन लिखनी है ना कि लाइक ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स क्यों होते हैं, तो आपने कहना है कि दे आर एसोसिएटेड विद, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो अभी मैं लिखने लगा हूँ। दीज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद मैटरनल फोलेट डेफिशिएंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मैटरनल में फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका हम आपका एक तरह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कल हमने जिस तरह पढ़ा था कि ये क्या है, ये है आपकी एक तरह से न्यूरल ट्यूब बनती थी। ठीक है, इस न्यूरल ट्यूब का जो अपर मतलब कि एक सुराख होता था, न्यूरोपोर होता था, उसको हम क्या कहते थे, उसको हम आपका एक तरह से एंटीरियर न्यूरोपोर कहते थे। ठीक है, उसके बाद आपका जो रोस्ट्रल न्यूरोपोर भी कहते थे और आपका क्रेनियल न्यूरोपोर भी कहते थे, ऐसा ही है ना। ठीक है, जो अपर आपका एक तरह से न्यूरोपोर होता था, ठीक है, जो लोअर न्यूरोपोर होता था इसको हम क्या कहते थे, इसका हम आपका एक तरह से कोडल न्यूरोपोर कहते थे या आपका एक तरह से पोस्टीरियर न्यूरोपोर कहते थे। ठीक है, फिर हमने देखा था कि आपका एक तरह से फोलेट आता था, जो आपका विटामिन B9 जो था, जब वो आपका एक तरह से मदर लेती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन लेती है, तो वो क्या करती है, इन न्यूरल ट्यूब को जो है वो सॉरी जो न्यूरोपोर होते हैं इनको प्रॉपर जो है वो क्लोज कर देती है। ठीक है, जब ये प्रॉपर क्लोज हो जाते हैं तो आपका एक तरह से न्यूरल ट्यूब जो है वो बन जाती है। ठीक है, अगर एक फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो आप वो मतलब कि प्रॉपर जो है वो विटामिन B9 है उसका इंटेक नहीं कर रही। ये लास्ट में आपको बताऊंगा कि विटामिन B9 की कब कब डेफिशिएंसी हो सकती है। ये सारी कंडीशन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं जो लास्ट में आपको इसके प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। अभी आपने समझा कि जब उसमें विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या उसके जो न्यूरोपोर हैं, क्या ऊपर के न्यूरोपोर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे? अब क्लोज नहीं हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या होगा कि वो क्लोज नहीं होंगे, वो ओपन ही रहेंगे, क्योंकि ये जो आपके न्यूरोपोर हैं इस न्यूरल ट्यूब में मतलब क्लोज नहीं होंगे, तो आपके जो न्यूरल ट्यूब है इसमें डिफेक्ट्स रह जाएंगे। तो उन जो डिफेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है, वो आपके एक तरफ फोलेट की डेफिशिएंसी से हुए हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, हम इसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये आपने कहना है। ठीक है, अभी तक हमने ये समझना है कि एक कंडीशन इन विच द न्यूरोपोर्स डू नॉट क्लोज्ड प्रॉपरली, ठीक है, विच रिजल्ट सम एनोमलीज ऑफ द CNS। ठीक है, और ये क्यों होता है, एसोसिएटेड विद मैटरनल फोलेट डेफिशिएंसी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, ये आपने लाजमी समझना है। अब ये जो आपके एक तरह से होते हैं, आपके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो होते हैं, ये आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है, जो आपके एक तरह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं ये आपके दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से तरह के होते हैं। एक होते हैं आपका एक तरह से स्पाइनल डिसरफिज्म कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है। ठीक है, स्पाइनल डिसरफिज्म कहते हैं। ठीक है, स्पाइनल डिसरफिज्म लिखते हैं। और जो दूसरा इसकी टाइप होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, वो होती है आपकी एक तरह से क्रेनियल डिसरफिज्म होती है। ठीक है,
क्या होती है कि आपका एक तरह से आपका स्पाइनल डिसरफिज्म होती है और आपकी एक तरह से क्रेनियल डिसरफिज्म होती है। अब मतलब कि आप समझो कि जो डिसरफिज्म होता है ना, इसका क्या मतलब होता है? डिसरफिज्म का सिर्फ मतलब ये होता है कि आपका क्या होता है कि इनकम्प्लीट फ्यूजन, ठीक है, इनकम्प्लीट फ्यूजन या इनकम्प्लीट क्लोजर, ठीक है। यानी कि डिसरफिज्म क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो कंप्लीट क्लोज ना हो, ठीक है, लाइक ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर क्लोज नहीं हुई, इसका मतलब इसका क्या हो गया, ये डिसरफिज्म हो गई है, ये प्रॉपर क्लोज नहीं हुई, इसका इनकम्प्लीट फ्यूजन हुआ है, इनकम्प्लीट क्लोजर हुआ है इसका, ठीक है, इसको हम कहते हैं डिसरफिज्म कहते हैं, ठीक है। अब स्पाइनल डिसरफिज्म का क्या मतलब है? स्पाइनल डिसरफिज्म का क्या मतलब है कि यानी क्या हमने देखा था कि आपके जो न्यूरल ट्यूब होते हैं इसके दो हाफ होते हैं, जो लोअर हाफ होता है इससे आपका स्पाइनल कॉर्ड बनता है, ऐसे ही है ना, जो लोअर हाफ है इससे क्या बनता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड बनता है, ठीक है। अगर आपका जो आपका स्पाइनल कॉर्ड जहां से बना है, लाइक लोअर हाफ का जो आपका न्यूरोपोर है, जिसको हम कोडल न्यूरोपोर कहते हैं, अगर कोडल न्यूरोपोर सही तरह क्लोज ना हो, कोडल न्यूरोपोर या पोस्टीरियर न्यूरोपोर सही तरह क्लोज ना हो, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से आपको स्पाइनल कॉर्ड की डिफेक्ट्स आएंगे, ठीक है, किसके, स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। यानी कि अगर एक पेशेंट है वो विटामिन B9 नहीं ले रहा और विटामिन B9 ना लेने की वजह से उसका जो कोडल न्यूरोपोर है वो सही तरह क्लोज ना हो, और उस कोडल न्यूरोपोर सही तरह क्लोज ना होने की वजह से उसको स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट्स आ जाएं, जो अभी हम पढ़ेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका स्पाइनल डिसरफिज्म कहते हैं, ठीक है। और आपका क्या होता है कि जो आपका क्रेनियल डिसरफिज्म क्या होता है, ठीक है, क्रेनियल डिसरफिज्म आपने कहना है कि अगर एक पेशेंट, अगर वो आपका फोलेट की डेफिशिएंसी है उसमें, और फोलेट की डेफिशिएंसी होने की वजह से उसका जो आपका एक से एंटीरियर या आपका रोस्ट्रल या आपका क्रेनियल न्यूरोपोर, इनका एक ही नाम है, अगर आपका एंटीरियर रोस्ट्रल या क्रेनियल न्यूरोपोर सही तरह क्लोज ना हो, जब आपका एक तरह से एंटीरियर या क्रेनियल न्यूरोपोर सही तरह क्लोज ना हो, तो आपका क्या होता है, आपको पता है कि जो आपका एंटीरियर जो रोस्टर और न्यूरोपोर है उससे क्या बनता है, उससे आपका ब्रेन बनता है ना, ठीक है, उससे आपका ब्रेन बनता है। तो अगर ऊपर वाला आपका जो न्यूरोपोर है वो सही तरह ना हो, तो आपको क्या हो जाएगा कि आपको ब्रेन रिलेटेड डिफेक्ट्स आएंगे, जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ब्रेन रिलेटेड डिफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। ये आपने समझा है कि आपका एक तरह से स्पाइनल डिसरफिज्म और आपका एक तरह से क्रेनियल डिसरफिज्म का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब हम आते हैं इनके डिटेल पढ़ते हैं कि आपका क्रेनियल डिसरफिज्म में क्या क्या चीजें आती हैं, यानी इसमें कौन कौन से ब्रेन के डिफेक्ट्स आते हैं, और स्पाइनल डिसरफिज्म में जो है वो उसमें कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा बहुत मुश्किल टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, आपने थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठना है, अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी हो जाए तो आपने थोड़ा सा कंपनसेट कर लेना है, ठीक है। अब हम पहले आते हैं आपका एक तरह से क्रेनियल डिसरफिज्म की तरफ, ठीक है, कि क्रेनियल डिसरफिज्म क्या होता है, ठीक है। क्रेनियल डिसरफिज्म की मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ कि क्रेनियल डिसरफिज्म का क्या सीन होता है, ठीक है। अब जो क्रेनियल डिसरफिज्म होता है ना, ठीक है, इसमें आपके बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। अब जितने भी इसमें आपके डिफेक्ट्स बताऊंगा, लाइक क्रेनियल डिसरफिज्म में जितने भी आपके ब्रेन रिलेटेड डिफेक्ट्स आएंगे, उसको मैं आपको उसी एमसीक्यूज टाइप की स्टेटमेंट में उसकी एक तरह से डेफिनेशन आपका बनाऊंगा, ठीक है, तो आपने उसी तरह उसको लिखना है, ठीक है। आपने कहना है कि जो क्रेनियल डिसरफिज्म में जो पहली टाइप आएगी, जो पहली टाइप आएगी इसमें आपका कौन सा डिफेक्ट आएगा, ठीक है। तो आपने कहना है कि अगर इफ द इसी तरह आपने लिखना है कि इफ द न्यूरल ट्यूब, ठीक है, इफ द न्यूरल ट्यूब इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है, मैं अभी लिख रहा हूँ, अभी आपको समझ भी आ जाएगी, इफ द न्यूरल ट्यूब इज नॉट क्लोज्ड, आपने ब्रेकेट में लिखना है कि आपका टोटली, ठीक है, लाइक टोटली ओपन रहे, ठीक है, लाइक इफ द न्यूरल ट्यूब इज नॉट क्लोज्ड या फिर टोटली ओपन, ठीक है, इफ द न्यूरल ट्यूब इज नॉट क्लोज्ड और टोटली ओपन एट द अपर, ठीक है, एट द अपर और क्रेनियल और आपका एंटीरियर या फिर आपका रोस्ट्रल एंड, ठीक है, रोस्ट्रल एंड, ठीक है, इसके सारे के एक ही नाम है, क्योंकि कुछ बुक के ऊपर जो है वो अपर लिखा होता है, कुछ के ऊपर क्रेनियल लिखा होता है, कुछ के ऊपर एंटीरियर और कुछ के ऊपर रोस्ट्रल लिखा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं बार बार इनको जो है वो रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है क्या। अगर जो आपके एक तरह से न्यूरल ट्यूब है, इफ द न्यूरल ट्यूब इज नॉट क्लोज्ड प्रॉपरली और टोटली ओपन रहे एट द अपर एंड, एट द अपर एंड, then it will result then it will result then it will result a brain defect, ठीक है, then it will result a brain defect and this brain defect is known as this brain defect is known as anencephaly, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये क्या होगा कि आपका एक तरह से अनसेफली होता है। अनसेफली क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यानी कि अभी तक मैंने आपको क्या कहा कि अभी मैंने आपको ये कहा कि अगर जो आपकी एक तरह से न्यूरल, आपकी एक तरह से अपर एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, जो अगर आपका अपर एंड ऑफ द न्यूरल ट्यूब है वो सही तरह क्लोज ना हो या फिर टोटली ओपन रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ टोटली ओपन रहता है, ठीक है, इसकी कंप्लीट क्लोजर नहीं होती, तो उसकी वजह से आपका ब्रेन डिफेक्ट आता है। उस ब्रेन डिफेक्ट को हम कहते हैं अनसेफली, ठीक है। अनसेफली का क्या मतलब होता है? ए का मतलब क्या होता है? अब्सेंट, ठीक है। ए का क्या मतलब होता है? अब्सेंट। और सेफली का क्या मतलब होता है? ब्रेन, ठीक है। यानी कि ये जो पेशेंट होगा ना, इसमें कंप्लीट ब्रेन अब्सेंस होगा, ठीक है, इसमें इसमें ब्रेन टोटली अब्सेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पेशेंट अनसेफली वाला होगा इसमें टोटली ब्रेन जो होगा वो अब्सेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात आपने लाजमी समझनी है कि जो इसकी एक तरह से फेशियल बोन्स होंगी, ठीक है, आपकी फेशियल प्लस जो आपकी स्कल की बोन्स होंगी वो सही तरह बनेंगी, वो सही तरह बनेंगी, लेकिन उस स्कल के अंदर, उस आपकी खोपड़ी के अंदर आपका जो ब्रेन होगा वो अब्सेंट होगा, ठीक है। क्योंकि आपका ब्रेन जो था उसने कहाँ से बना था? उसके आपका एक तरह से रोस्टल न्यूरोपोर से बनना था, ठीक है। अब रोस्टल न्यूरोपोर से मत सॉरी, आपका अपर या जो क्रेनियल एंड है उससे बनना था। अब वो उसमें एक तरह डिफेक्ट रह गया, वो सही तरह क्लोज नहीं हुआ, तो सिर्फ आपका जो ब्रेन होगा वो अब्सेंट होगा, लेकिन उसकी जो फेशियल बोन्स और स्कल्स होंगी ना वो आपकी प्रॉपर बनेगी, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट बात कहनी है। यानी कि कंप्लीट अब्सेंस ऑफ द ब्रेन इन द स्कल इज नोन एज अनसेफली, ठीक है। अब देखें ये जो अनसेफली होता है ना, अब आपको पता है कि अगर एक पेशेंट है उसने कंप्लीटली जो है वो ब्रेन जो है वो अब्सेंट है, तो आपको पता है कि हमारे जितने भी जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं, जो पेरिफेरल बॉडी के फंक्शंस होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशली अगर मैं कहूँ कि जो आपका एक तरह से रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, ठीक है, क्या होता है कि आपका एक तरह से रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो आपको मतलब कि आपकी ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। वो और इसके अलावा अगर मैं मतलब कि दो इंपॉर्टेंट चीजों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सेंटर होते हैं ये आगे भी रिपीट होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे वहां पे आपको समझना आसान होगा, ठीक है। आपने कहना है कि जो आपका ब्रेन होता है इसमें मेनली बहुत सारे जो लाइक के सेंटर होते हैं, वो आपको जो है पेरिफेरल बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। उसमें एक होता है रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो आपकी एक तरह से रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, और एक होता है जनाब आपका एक तरह से स्वेलविंग सेंटर होता है, ठीक है। लाइक कौन सा होता है? स्वेलविंग सेंटर होता है। अब ये सेंटर जो है मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, अभी जब मैं इसकी एक तरह से कॉम्प्लिकेशन बताऊंगा ना अनसेफली की, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपके एक तरह से रेस्पिरेटरी सेंटर और स्वेलविंग सेंटर भी अब्सेंट होगा, ठीक है। जब इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर और स्वेलविंग सेंटर अब्सेंट होगा तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो पेशेंट होगा, लाइक ये जो बेबी होगा, ये प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग ले सकेगा? प्रॉपर तरीके से सांस वगैरह नहीं ले सकेगा ना, मतलब वो प्रॉपर तरीके से आपका जो है सांस वगैरह जो है वो सही तरह नहीं ले सकेगा, और ना ही वो क्या करेगा, ना ही मतलब वो किसी चीज को आपके मतलब कि स्वेलो कर सकेगा, ना ही किसी चीज को खा सकेगा, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं, एक तो उसका टोटली ब्रेन जो है वो अब्सेंट है, और साथ आपका टोटली ब्रेन अब्सेंट होने की वजह से उसका रेस्पिरेटरी सेंटर भी जो है वो भी अब्सेंट हो गया है, और उसका स्वेलिंग सेंटर भी अब्सेंट हो गया, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो आपकी अनसेफली है ये एक मतलब कि आपकी बहुत सारी फैटल कंडीशन है या नहीं है? ये आपकी डेंजरस कंडीशन है या नहीं है? बिल्कुल, ये आपकी एक तरह से फैटल कंडीशन है, एक डेंजरस कंडीशन है, ठीक है। तो आपने कहना है कि जो आपका अनसेफली होता है, ठीक है, जो आपकी अनसेफली होता है इसकी क्या होती है कि पुअर प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी जो प्रोग्नोसिस होती है, लाइक इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसकी जो डायग्नोसिस होता है, या इस पेशेंट का बचना, ठीक है, इस पेशेंट का जिंदा रहना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने कहना इसका क्या होती है कि पुअर प्रोग्नोसिस होती है। और ये जो अनसेफली वाले पेशेंट होते हैं ना, ये तकरीबन 1 से 2 साल के अंदर अंदर जो है वो खाले के हकीकी से जाके मिलते हैं, लाइक इनकी जो है वो डेथ हो जाती है, ये मर जाते हैं, ठीक है। ये आपने कहना है कि अनसेफली वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें टोटल ब्रेन अब्सेंट होता है, ठीक है, लेकिन आपकी फेशियल स्कल बोन सही तरह बनती है, ठीक है, और इनकी जो आपके एक तरह से प्रोग्नोसिस होता है वो बहुत बुरा होता है, पुअर प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है। तो इनकी एक तरह से जो डेथ हो जाती है, लाइक एक फैटल कंडीशन, एक डेंजरस कंडीशन है, तो इनकी 1 से 2 साल के अंदर अंदर इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। अब ये जो अनसेफली वाले पेशेंट होते हैं ना, ठीक है, इनके अंदर जो आपकी बॉडी होती है, ठीक है, लाइक जो आपका बेबी होता है उसकी एक तरह से फ्रॉग लाइक अपीयरेंस होती है। किस तरह? आपकी फ्रॉग लाइक अपीयरेंस होती है, ठीक है, लाइक जिस तरह आपकी फ्रॉग होती है उस तरह अपीयरेंस होती है। अब मैं आपको ये बात बताता हूँ कि ये जो आपके जितने भी मैं आपको डिफेक्ट्स बताऊंगा ना, इनके आपने जो गौर करना है वो सारे होंगे इनकी मतलब इमेज के ऊपर, ठीक है, कि जितने भी मैं आपको इमेज दिखाऊंगा ना, आपने लाजमी और लाजमी उनके ऊपर जो है वो आपने फोकस करना है,
कि मैं जैसे ही आपको इमेज बताऊंगा उन इमेज को आपने अपने जेन में रखना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको इसका बताता हूँ कि फ्रॉग लाइक अपीयरेंस क्या मतलब होता है, कि इन लोगों के अंदर जो होगी ना उसकी जो अपीयरेंस होगी, लाइक उसका जो फेस होगा वो इस तरह होगा जैसे फ्रॉग होती है, फ्रॉग लाइक अपीयरेंस होती है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो लोग होते हैं लाइक ये जो बेबी होते हैं इनमें होती है पॉलीहाइड्रोमनियस। क्या होता है कि पॉलीहाइड्रोमनियस। अब पॉलीहाइड्रोमनियस का क्या मतलब होता है, ठीक है, अपनी बुक के ऊपर भी लिखा हुआ है, आपने सही तरह आपने जो है वो स्पेलिंग लिख लेने हैं, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमियस का क्या मतलब होता है, देखिए हमारे अगर मतलब काफी आप में से बच्ची होंगे जिनको पता है कि इस टर्म का पता होगा, लेकिन आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी मतलब कि अभी जो है वो स्टार्ट किया है पढ़ना। तो अभी आपको बताता हूँ कि हमारे पास दो टर्म होती है, एक होती है आपकी एक तरह से ओलिगोहाइड्रोमियस होती है, ठीक है, ओलिगोहाइड्रोमियस होती है, और एक होती है आपकी पॉलीहाइड्रोमियस होती है, ठीक है। अब ओलिगोहाइड्रोमियस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें लो अमाउंट या डिक्रीज अमाउंट ऑफ, लो अमाउंट और डिक्रीज अमाउंट होती है किसकी, ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। यानी कि डिक्रीज और लो अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, ओलिगोहाइड्रोमियस कहते हैं, ठीक है। अब अगर मतलब कि अगर इंक्रीज या मतलब कि आपके एक तरह से लार्ज अमाउंट ऑफ, ठीक है, हाई और लार्जर अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, आपका पॉलीहाइड्रोमियस कहते हैं, ठीक है। ये आपने कहना है। अब आपका पहले क्वेश्चन ये है कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड एक खास किस्म का प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या होता है, एक खास किस्म का प्रोटीन आपके एक तरह से फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, लाइक आपका फ्लूइड विच इज रिच ऑफ मेनी प्रोटीन्स और अदर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। आपने इसको कहना है आपके एक तरह से एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये कहाँ से बनता है, जो आपकी फर्स्ट हाफ हाफ जो आपकी फर्स्ट हाफ ऑफ गेस्टेशन होती है, लाइक जो आपकी प्रेगनेंसी का पहला हाफ होता है ना, ठीक है, जो आपकी प्रेगनेंसी या गेस्टेशन जिसको कहते हैं, उसका जो पहला हाफ होता है ना, ठीक है, तो बेबी जो होता है उसकी बॉडी से एक खास किस्म का जो फ्लूइड होता है वो एक्सक्रीट होता है, एक खास किस्म का जो वाटर होता है वो एक्सक्रीट होता है, ठीक है। आप समझ लें कि जो बेबी होता है उसका जो यूरिन होता है, ठीक है, जो यूरिन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो फ्लूइड होता है, वो वाटरी होता है ना, ठीक है। तो जो खास किस्म का वो यूरिन होता है जो फर्स्ट हाफ ऑफ द गेस्टेशन आपके एक तरह से बेबी से एक्सक्रीट हो, जो बेबी अपनी बॉडी से जो यूरिन एक्सक्रीट करता है, ये आप समझ लें, उस यूरिन को हम कहते हैं आपका एक तरह से एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। ये इस क्या कहते हैं, आपका एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। आपने कहने एमनियोटिक फ्लूइड, आपके जो बच्चे का यूरिन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, ये एमनियोटिक फ्लूइड आपके जो एक तरह से अडल्ट का जो यूरिन होता है उससे बहुत डिफरेंट होता है। बहुत डिफरेंट किस तरह से ये जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है, एक तो इसकी ये खसूसियत होती है, ऑर्डर लेस होता है, ठीक है। इसकी कोई भी बदबू वगैरह नहीं होती, ऑर्डर लेस होता है। लेकिन जो आपका बड़ों का यूरिन होता है उसमें बहुत सारी ऑर्डर होती है, बहुत सी बदबू होती है, आपको पता है। लेकिन जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपकी एक तरह से हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। आपकी एक तरह से आपका एक तरह से एंटीबॉडीज होती हैं, क्या होती है कि आपकी एक तरह से एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, जो आपको डिफरेंट इन्फेक्शन से क्या करवा रही होती है, जो आपको डिफरेंट इन्फेक्शन से आपको प्रोटेक्ट कर रही होती है, ठीक है, ये आपने कहना है। ठीक है, कि आप जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये आपके बहुत काम का होता है, ठीक है, जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके हार्मोन्स होते हैं और आपकी एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है। अब जब आपका एक एमनियोटिक फ्लूइड बन जाता है ना, ठीक है, ये एमनियोटिक फ्लूइड को जो है वो बेबी दोबारा से स्वेलो कर लेता है, एक तो इसको दोबारा से स्वेलो कर लेता है और एक तो इसको दोबारा से इनहेल कर लेता है, ठीक है। अब वो जिस तरह मैंने आपको लिखाया था कि आपका एक तरह स्वेलविंग सेंटर और आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो है इसमें एक तरह से अफेक्ट होंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपका एमनियोटिक फ्लूइड को दोबारा से स्वेल करता है, ठीक है, तो जैसे ही वो स्वेलो करेगा तो ये सारे का सर जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड होगा ये उसकी जीआईटी में जाएगा, ठीक है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना, जो आपका बच्चे का यूरिन होता है, ये अर्ली इन लाइफ में जो आपका जीआईटी के जो एक तरह से मेचुरेशन कर होता है, वो आपके जीआईटी की फॉर्मेशन कर होता है, जीआईटी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन करवा रहा होता है, ठीक है, ये आपने कहना है। जबकि कुछ जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको आपका जो बेबी होता है वो इनहेल कर होता है, क्या करता है, उसको इनहेल करता है, ठीक है। जब उसको इनहेल करता है तो वो आपके लंग्स में जाता है, जब उसके लंग्स में जाता है तो ये उसके लंग्स को मैच्योर होने में या लंग्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, ये आपने कहना होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आपके एक तरह से एमनियोटिक फ्लूइड इसको पूरा उसके अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करता है, फिर उसको एक इनहेल करता है, स्वेलो करता है और डिफरेंट ऑर्गन्स बनाता है, ये एक तरह साइकिल होता है। और इस दौरान आपका बेबी से यूरिन एक्सक्रीट भी होता रहता है और वो यूटिलाइज भी होता रहता है, तो इस नॉर्मल कंडीशन में आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है।
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जी आपका एक तरह से यूट्रस है ना, ठीक है, एक यूट्रस है, और एक और बात ये है कि जी फॉर एग्जाम्पल ये यूट्रस है ना, ठीक है, इसके अंदर जी आपका एक तरह से बेबी है, ठीक है। तो इसके इर्द गिर्द जो होता है आपके एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ठीक है। अब एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है इस बेबी को जो है वो फ्रिक्शन से बचा रहा होता है, ठीक है। इससे कोई भी मतलब एक्सटर्नल फोर्स से, ठीक है, उसको बचा रहा होता है, ठीक है, ये आपने कहना है। फिर एक इसका एक प्रॉपर जो है वो एक वॉल्यूम मेंटेन रहता है, क्योंकि ये उसको एक्सक्रीट की अपनी बॉडी से एक्सक्रीट भी करता रहता है, उसको स्वेलो और इनहेल भी करता रहता है, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर इसका क्या हो अनएनसेफली हो, क्या हो एनएनसेफली हो, अब एनएनसेफली जब होगी तो इसमें ना तो स्वेलमिंग सेंटर बनेगा, ना तो उसमें रेस्पिरेटरी सेंटर बनेगा। क्या मुझे ये बताएं कि क्या वो अपने एमनियोटिक फ्लूइड को क्या इनहेल कर सकेगा, ठीक है। जब वो इनहेल ही नहीं कर सकेगा, एक बार, क्या अब वो उसमें स्वेलिंग सेंटर नहीं बना, जब वो स्वेलिंग सेंटर नहीं बनेगा तो आपको एमनियोटिक फ्लूइड क्या वो स्वेलो कर सके, वो स्वेलो नहीं कर सकेगा। लेकिन वो अपनी बॉडी से एक्सक्रीट तो कर रहा है, ठीक है, एक्सक्रीट तो नॉर्मली करता जा रहा है उसको आपकी एक तरह से एमनियोटिक फ्लूइड को, ठीक है। जब वो एक्सक्रीट करता जा रहा है लेकिन उसको वापस में दोबारा से इनहेल या स्वेलो नहीं कर रहा, तो सारा का सारा जो एमनियोटिक फ्लूइड होगा ना वो बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी बेबी के इर्द इर्द गिर्द यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइक उसमें यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। जब बहुत ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो जाए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोमनियास। क्या कहते हैं आपके एक तरह से पॉलीहाइड्रोमनियास, ठीक है। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि पॉलीहाइड्रोमनियस का क्या होता है, ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें आपका एक तरह से पॉलीहाइड्रोमनियस के साथ इनकी एसोसिएशन होती है, ठीक है। ये आपने लाजमी जो है वो याद करना है, ठीक है। ये थी कंडीशन आपकी एक तरह से अनंत सैफली के, अनंत सैफली का क्या सारा सीन होता है। अब आपने इसको पढ़ना कहाँ से, एक तो यहाँ से आपने, मैंने जिस तरह को पहले कहा कि आपने नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। और दूसरा आपने इसको जो पढ़ना है वो आपने आपकी जो पैथोमा की बुक है उसका जो एक तरह से वेरी फर्स्ट पेज है, जो उसका पहला पेज है, ठीक है, उससे आपने जो है इसको पढ़ना है, आपका अनंत सैफली को आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। अब पहली कंडीशन होगी जिसमें हमने एक तरह से जो है वो पहली कंडीशन पढ़ी जिसमें आपका जो क्रेनियल डिसरफिज्म होता था और उसमें आपका एनएनसेफली हमने पढ़ ली, ठीक है। अब जो दूसरी कंडीशन हम पढ़ेंगे आपकी इसमें जो आती है आपकी क्रेनियल डिसरफिज्म में, ठीक है, वो कौन सी होती है, ठीक है। देखिए इसमें आपने लिखना है कि अगर न्यूरल ट्यूब, ठीक है, इफ द न्यूरल ट्यूब, ठीक है, इसमें आपने लिखना है कि इफ द न्यूरल ट्यूब partially remains open, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। if the neural tube partially remain open, ठीक है, then it will result anomalies, ठीक है। if the neural tube partially remain open, then it will result a brain defect, ठीक है, then it will result a brain defect and this brain defect is known as, ठीक है, यानी कि डैश। अगर पहले मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी न्यूरल ट्यूब जो होती है वो क्लोज जो है वो टोटली जो है वो मतलब क्लोज ना हो, लेकिन अगर एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपकी जो न्यूरल ट्यूब है वो आपकी पार्शली क्लोज रहे और पार्शली जो है वो मतलब पार्शली क्लोज हो जाए और पार्शली ओपन रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपके बच्चे के अंदर आपकी एक तरह से आएंगी जो डिफेक्ट आएगा ब्रेन का उसको हम कहते हैं माइक्रोसिफेली। क्या कहते हैं कि उसको कहते हैं आपका माइक्रोसिफेली, ठीक है। देखो माइक्रो का क्या मतलब होता है छोटी, और सिफेली का क्या मतलब होता है ब्रेन, ठीक है। तो पहले में क्योंकि आपका एक तरह से पूरे का पूरा आपका न्यूरोपोर ओपन था, ठीक है, पूरे का पूरा जो न्यूरल ट्यूब का अपर एंड था वो ओपन था, तो उसमें कंप्लीट ब्रेन जो है वो एब्सेंट था। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है इसमें जो आपका न्यूरल ट्यूब है वो एक तरह से पार्शली ओपन है और पार्शली क्लोज है, तो इसमें थोड़ा सा ब्रेन बनेगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं माइक्रोसिफेली कहेंगे, ठीक है। अब ये जो बच्चे होते हैं ना माइक्रोसिफेली वाले, ठीक है, इनमें आपका जो है वो ब्रेन जो आपका स्वेलमिंग सेंटर होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, वो प्रॉपर बनते हैं, ठीक है, वो प्रॉपर जो है वो काम करते रहते हैं, ठीक है। जब वो प्रॉपर काम करते रहते हैं तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो माइक्रोसेफेली है ये लेस डेंजरस है, ठीक है, लाइक ये लेस डेंजरस है या लेस फीटल है, ठीक है, सॉरी लेस फैटल है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, बिल्कुल हम कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपने कहना है कि ये जो लोग होते हैं, ठीक है, इनकी जो प्रोग्नोसिस होती है वो आपकी एक तरह से रिलेटिवली गुड प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है, रिलेटिवली गुड प्रोग्नोसिस होती है। लाइक अगर हम अनसेफली से इसका कंपैरिजन करें तो अपने इसकी रिलेटिव गुड प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है। लाइक ये जो लोग होंगे, ये जो बच्चे होंगे ये जिंदा रह सकेंगे, ठीक है, ये बच्चे होंगे ये जिंदा रह सकेंगे, ठीक है। इनकी जो प्रॉपर मतलब कि जो उनकी एज होती है वहां तक ये जिंदा रह सकेगी। लेकिन इनको जो होगा इनकी मेंटल रिटार्डेशन होगी, क्या होगी, इनकी मेंटल रिटार्डेशन होगी। लाइक मतलब कि ये ज़हनी तौर पे जो इनका ज़हनी तवाजुन होगा वो सही नहीं होगा, ठीक है। ये चीजों को एकदम समझने में बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। लाइक अगर हम प्रॉपर हम अपनी बात करें, ठीक है, जो प्रॉपर लोग होते हैं तो वो चीजों को जल्दी जो है वो सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक काम को एक नॉर्मल बंदा जो है वो एक दिन में सीख जाता है, ठीक है, एक दिन में सीख जाता है, तो ये जो माइक्रोसेफेली वाले लोग होंगे
ये तकरीबन मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ कि ये इसको तकरीबन जो है वो 2 मंथ लग जाएंगे सीखने में, ठीक है, क्योंकि इनमें मेंटल रिटार्डेशन होती है। और जिस तरह मैं कहता हूँ कि ये कौन सी होगी, ये आपकी स्पेशल केसेस होंगे, ठीक है, यानी कि जो भी आपके स्पेशल केसेस होते हैं उनमें आपके एक तरह से ये माइक्रोसिफेली वाला सीन होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक तरह से माइक्रोसिफेली, और यहाँ तक था आपका एक तरह से क्रेनियल डिसरफिज्म, ठीक है। अब मुझे जल्दी से आप बता दें कि क्रेनियल डिसरफिज्म की जो दो एबनॉर्मेलिटीज मैंने आपको बताई वो आपको समझ आ चुकी हैं या नहीं है? ये क्लियर है आपको क्रेनियल डिसरफिज्म वाला सीन? ठीक है। अब हम आते हैं जो दूसरी टाइप होती है। अच्छा, तो आपने कहना है कि इसमें जो दूसरी टाइप होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से स्पाइन। अब ये बहुत थोड़ी सी मुश्किल है, ठीक है, इसको आपने लाजमी समझना है। ये स्पाइनल डिसरफिज्म, ठीक है, ऊपर वाला तो आपको समझ आ गया कि क्या सीन होता है, ठीक है, कि लेकिन अब ये जो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा ना, स्पाइनल डिसरफिज्म, ये थोड़ी सी आपकी मुश्किल होती है, ठीक है। ये थोड़ी सी आपकी क्या होती है कि आपका एक तरह से लाइक इसको थोड़ा समझना जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल है, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपने जो है वो एक्टिव होकर बैठना ताकि ये सारी कंडीशन जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। तो वही इसकी डेफिनेशन में आपने क्या लिखना है, डेफिनेशन में आपने यही लिखना है कि इफ द कोडल न्यूरल पोर, लाइक इफ द कोडल न्यूरोपोर या पोस्टीरियर न्यूरोपोर डज नॉट क्लोज प्रॉपरली, then it will result some abnormalities of the spinal cord, and these abnormalities of the spinal cords आर कॉल्ड एज स्पाइनल डिसरफिज्म, ठीक है। ये आपने इस कंडीशन में कहना है, ठीक है। लाइक अगर इस जाए कि ये जो पेशेंट है स्पाइनल डिसरफिज्म वाला, ठीक है, अगर इफ द न्यूरल ट्यूब, ठीक है, इफ द न्यूरल ट्यूब इज नॉट क्लोज्ड प्रॉपरली, ठीक है, इफ नॉट क्लोज्ड प्रॉपरली, मैंने कल आपको बता दिया था कि आपको जो एंटीरियर न्यूरोपोर था, ये पोस्टीरियर न्यूरोपोर था, ये कौन से दिन पे क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है कि आपकी लाइक 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, लेकिन उसने सिर्फ आपको बता दिया 4th वीक, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि 25 डे पे कौन सी होती है और आपकी 28 डे पे कौन सी होती है, ठीक है। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना। तो आपने कहना कि जो इफ द न्यूरल ट्यूब इज नॉट क्लोज्ड प्रॉपरली एट द कोडल एंड, ठीक है, एट द कोडल एंड, then it will result some anomalies of spinal cord, and ठीक है, then it will result some anomalies of the spinal cord, and the name of these anomalies of the spinal cords are known as spina bifida, ठीक है। क्या होता है कि आपका एकदम स्पाइना बाइफिडा होता है। अब आप में से सबको जो है वो इस टर्म का पता होगा कि स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, ठीक है, हर बंदे को पता होता है कि स्पाइना बाइफिडा होता है। और हर एक को जो है वो पता होता है कि जनाब आपका लाइक विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से आपको स्पाइना बाइफिडा हो जाता है। आज हम समझते हैं कि स्पाइना बाइफिडा क्या है, इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, इस सारी कंडीशन को हम समझते हैं, ठीक है। तो आपने कहना है कि अगर आपका न्यूरल ट्यूब का जो आपका लोअर एंड है, पोस्टीरियर एंड है, ये पोस्टीरियर न्यूरोपोर है, या आपका एक कोडल न्यूरोपोर है, वो सही तरह डिफेक्ट सही तरह क्लोज ना हो आपकी फोलेट की डेफिशिएंसी से, तो फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड की कुछ एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, तो उनको हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा कहते हैं, ठीक है। अब स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है, ठीक है, एक लाइन में लिखता हूँ स्पाइना बाइफिडा में, जो अभी मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इस लाइन को आपने लाजमी लिखना है, स्पाइना बाइफिडा इन दीज कंडीशन, ठीक है, इन दीज कंडीशन, लाइक स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है, इन दीज कंडीशन द वर्टिब्रा, ठीक है, द वर्टिब्रा, ठीक है, जो वर्टिब्रा होते हैं आपके वो रिमेन ओपन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इन दिस कंडीशन द वर्टिब्रा रिमेन ओपन, जो आपके वर्टिब्रा होते हैं वो ओपन रहते हैं, वो सही तरह क्लोज नहीं होते। इसका क्या मतलब होता है वही अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा में क्या होता है कि आपका जो वर्टिब्रा होते हैं वो आपके एक तरह से ओपन रहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो आपका लाइक स्पाइना बाइफिडा है, इसकी टाइप्स क्या है, जो अभी आपने हेडिंग लिखनी है, इसकी क्या मतलब कि जो है वो स्पाइना बाइफिडा की टाइप्स कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो आपकी बुक के ऊपर 4 टाइप्स लिखी हैं, ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, वो होती है आपकी 3। तो आपने लिखना है कि स्पाइना बाइफिडा इट हैज मेनली 3 टाइप्स, ठीक है। इसकी मेनली 3 टाइप्स होती है, वो 3 टाइप्स कौन कौन सी होती है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आई होप सो कि आपको स्पाइनल डिसरफिज्म का यहाँ तक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, ठीक है, कि स्पाइना बाइफिडा कैसे होता है, ठीक है, इसमें वर्टिब्रा ओपन रहता है और इसकी 3 टाइप्स होती है, ठीक है। अब हम आते हैं कि लाइक आपका जो वर्टिब्रा होता है इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, और फिर जो है इसमें कैसी जो है वो कौन सी इसकी टाइप्स होती हैं, उनकी सारी एबनॉर्मेलिटीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, वो हम मतलब कि समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने जो है वो अपने सामने अपनी बुक जो है वो ओपन की होगी, ठीक है। अब आपने जो है वो फर्स्ट एड के ऊपर आ जाना है, ठीक है,
और फर्स्ट एड से आपने जो है वो आपने पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट एड से आपने क्या करना है, इस पेज को ओपन कर लेना है जो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। इस यहाँ पे आपको जो है वो मैं आपको एक डायग्राम जो है वो समझाऊंगा, ठीक है। फिर दोबारा से आपका मैं चला जाऊंगा आपकी नोट्स के ऊपर, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका जो वर्टिब्रा होता है इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ये आपने कहना है कि ऊपर वाली चीजें होगी, ठीक है। ये आपका एक तरह से जो पहला स्ट्रक्चर है इसको मैं आपका एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखें ये क्या है, ये आपका एक तरह से वर्टिब्रा है, ठीक है। ये आपका एक तरह से नॉर्मल वर्टिब्रा है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल वर्टिब्रा है। ये जो है, ये जो आपका वर्टिब्रा का पार्ट है इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा। ये क्या होती है, ये आपके वर्टिब्रा की एक तरह से बॉडी होती है, ठीक है। फिर आपको पता है कि ये जो आपका एक तरह से अगर आपने एनाटॉमी थोड़ी बहुत पढ़ी हो, ठीक है, तो ये आपका वर्टिब्रा का कौन सा पोर्शन होता है, आपका एक तरह से पेडिकल होता है, ऐसे ही है ना, ठीक है। जिन्होंने आपकी थोड़ी बहुत एनाटॉमी पढ़ी हो वर्टिब्रा की, तो ये क्या होता है, आपका पेडिकल होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस जा रहा है, ये इस तरह का जो प्रोसेस जा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं आपका ट्रांसफर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। क्या ट्रांसफर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, क्या कहते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। अगर आपको ये चीजें नहीं आती तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपका क्या होता है कि आपका सुपीरियर आर्टिकल प्रोसेस होता है, और ये वाली जो चीज होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका लेमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका एक तरह से लेमिना कहते हैं, यही है ना, ठीक है। और फिर ये जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो आपकी इन्वेजिनेशन निकल रही है, ये जो आपका स्ट्रक्चर बाहर की तरफ निकल रहा है, इसको हम कहते हैं आपके स्पाइनस प्रोसेस। क्या कहते हैं, आपका एक स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ये आपने समझना है। अब नॉर्मली जब आप जो है वो अपनी जो लाइक आपकी जो वर्टिब्रा वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा कॉलम है, इसको हाथ लगाओ, तो आप जब हाथ लगाओगे ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर सकते हो, आप सिर्फ और सिर्फ इसको पालपेट कर सकते हो, ठीक है। इसको एक पालपेट कर सकते हो, एक तरह की आप उसको जो वर्टिब्रा को जो है वो कंप्लीटली अंदर से देख नहीं सकते, ठीक है। लाइक इसको जो है वो बाहर से आप जो है अगर वर्टिब्रा को प्रॉपर देखना चाहो तो आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ और सिर्फ उसको फील कर सकते हो, आप सिर्फ और उसको पालपेट कर सकते हो, ऐसी है ना, अपनी स्किन के ऊपर हाथ रख के, ठीक है। अब जो आपका वर्टिब्रा का पोर्शन जिसको आप पालपेट कर रहे होते हैं, ठीक है, अपनी स्किन के ऊपर, वो क्या होती है, वो आपके स्पाइनस प्रोसेस होता है। कौन सी होती है, वो आपका स्पाइनस प्रोसेस होता है, ठीक है। नॉर्मली आप जो है वो उसको पालपेट करते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि आपका क्या होता है कि पहले तो आपकी जो होती है उसके ऊपर स्किन होती है, ठीक है। स्किन की भी 3 लेयर होती है, उसको छोड़िए आप। क्या होती है कि आपकी एक तरह की स्किन होती है, फिर उस स्किन के नीचे क्या होती है, एक फैटी लेयर होती है। ये फैटी लेयर होती है, ठीक है। ये आपके एक तरह से फेशिया होता है, लाइक फेशिया क्या है, आपकी फैटी लेयर होती है। इसके ऊपर स्किन होती है और नीचे आपकी फैटी लेयर होती है, आपका क्या होता है, आपके एक तरह से फेशिया होता है, ठीक है। ये आपने समझना है। जहां तक था आपका एक तरह से जो वर्टिब्रल कॉलम था उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब ये जो आपका एक तरह से होता है ये वाला प्रोसेस, ठीक है, इसको हम कहते हैं आपका एक तरह से वर्टिब्रल आर्च कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिब्रल आर्च कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपकी इस वर्टिब्रल कॉलम की यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट होता है, आपने लाजमी इसको समझना है। ये जो खाली स्पेस है, ठीक है, ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को हम क्या कहते हैं, फॉर वर्टिब्रल फोरामेन। क्या कहते हैं, आपका वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं, ठीक है। लाइक जो आपकी खाली स्पेस है वर्टिब्रा के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल आपका एक तरह से फोरामेन है, वर्टिब्रा या वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं, ठीक है। अब ये वर्टिब्रल फोरामेन इंपॉर्टेंट क्यों, इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो है ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये पड़ा हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर कौन कौन से है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन कौन से हैं। ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया जो आपके एक तरह से वर्टिब्रल फोरामेन के अंदर पड़े हुए हैं, एक को हम कहते हैं आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, आपके एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड पड़ा होता है, और दूसरी जो आपकी इंपॉर्टेंट लेयर्स होती हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है, लाइक द प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड योर स्पाइनल कॉर्ड, एंड दीज प्रोटेक्टिव लेयर्स आर नोन एज मेनिंजीज। इसकी फिजियोलॉजी में इसका कंप्लीट जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ आपने समझना है कि वर्टिब्रल जो फोरामेन होता है इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड पड़ा होता है, और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ लेयर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, आपका मनिंजीज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, आपका मनिंजीज कहते हैं। अब ये जो मनिंजीज होती है ना, इनका थोड़ा बहुत आपको जो है इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, इसकी कितनी लेयर्स होती हैं, क्योंकि ये जो आगे कॉन्सेप्ट आएगा उसमें ये चीजें जो है वो मतलब कि दोबारा जो है वो आपको लाइक कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेंगी, ठीक है। जो आपकी मनिंजीज होते हैं ये आपकी 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं, आपकी मेनली 3 लेयर्स होती हैं, जिसको आपने याद करना है पैड के नाम से। किसके नाम से, पैड, नीचे से ऊपर आपने लिखना है, ठीक है। जो अंदर वाली लेयर होती है आपकी मनिंजीज उसको हम कहते हैं आपका पाया मैटर कहते हैं। अगर आप जो है वो
इसको यहाँ पे याद कर लेते हो वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो हम इनका इंशाल्लाह जो है डिटेल से पढ़ेंगे इसको फिजियो में, ठीक है। तो आपने कहना है कि क्या होता है कि जो पहली अंदर वाली लेयर होती है, इनर मोस्ट आपकी लेयर होती है meninges, उसको हम पाया मैटर कहते हैं। जो दूसरी होती है उसको हम अरेक्नोइड मैटर कहते हैं, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपका एक तरह से ड्यूरा मैटर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ड्यूरा मैटर कहते हैं, ठीक है। ये आपने समझना है, ठीक है। लाइक ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है, और स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ आपकी meninges पड़ी हुई हैं, जो आपकी 3 इन लेयर्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि आपका क्या होता है लेप्टोमेनिंजीज, ठीक है। क्या उसने बताया यहाँ पे? उसने बताया लेप्टोमेनिंजीज। अब हम देखते हैं लेप्टोमेनिंजीज क्या है, ठीक है। अब इस लेप्टोमेनिंजीज को बताने के लिए मैंने इसी वजह से आपके मेनिंजीज की तीनों लेयर लिखी है, लाइक जो पैड के नाम से आपने याद करना है, पाया मैटर, अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरा मैटर। अब आपका जो पाया मैटर और अरेक्नोइड मैटर के कलेक्शन को, इन दोनों को जो कंबाइन करके हम इनको कहते हैं लेप्टोमेनिंजीज, ठीक है। क्या कहते हैं? हम इनको दोनों को कंबाइन करके जो स्ट्रक्चर कहते हैं लेप्टोमेनिंजीज कहते हैं, ठीक है। आपने कहना कि अगर आपसे कोई पूछे कि लेप्टोमेनिंजीज क्या है, ठीक है, तो आपने कहना लेप्टोमेनिंजीज इज द नथिंग बट इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ योर पाया मैटर एंड अरेक्नोइड मैटर, ठीक है। ये आपने कहना इसमें लेप्टोमेनिंजीज आती हैं, ठीक है। ये होता है आपका नॉर्मल वर्टिब्रल कॉलम, आपके ऊपर वर्टिब्रा होता है, इसके प्रॉपर्स जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये कैसे कैसे बनते हैं और इनके अंदर क्या क्या चीजें पड़ी होती हैं, ठीक है। ये आपने समझनी है। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आपका जो है वो एक कोडल न्यूरोपोर जो होता है उसके अंदर डिफेक्ट हो जाए, वो सही तरह क्लोज ना हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपका वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा जो होता है वो पार्शली रिमेन ओपन, ठीक है। वो क्या होता है कि यहाँ से जो है वो ओपन रहता है, ये यहाँ पे क्लोज नहीं होता है। ये यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। लाइक ये जो मैंने कहा था कि जो स्पाइना बाइफिडा है, इसमें क्या होता है कि आपका एक तरह से जो लाइक वर्टिब्रा होता है वो ओपन रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये ओपन रहता है तो इसमें क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ये ओपन रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका जो पहले उसने स्पाइना बाइफिडा अकल्टा बताया हुआ है, लेकिन अभी आपने इसमें परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने सिर्फ कहना है कि ये जो आपका वर्टिब्रा होता है, इसमें ये जो होता है ये पार्शली जो ओपन रहता है, ठीक है। अब जब ये ओपन रहता है, ठीक है, हो सकता है, अभी आपने वर्डिंग पे गौर करनी है, हो सकता है कि कुछ सिचुएशन में आपका स्पाइनल कॉर्ड और आपके जो मनिंजीज हैं, ठीक है, वो आपके इस स्ट्रक्चर से बाहर की तरफ चली जाएं, ठीक है, बाहर की तरफ चली जाएं, ठीक है। हो सकता है कि मतलब दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ ऐसी कंडीशन हो जिसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड और आपका जो मनिंजीज हैं, ये दोनों आपकी इस डिफेक्ट से, इस ओपनिंग से बाहर चली जाएं, ठीक है। और हो सकता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका एक तरह से लाइक वर्टिब्रल कॉलम है, अच्छा आपका जो वर्टिब्रा है ये सिर्फ ओपन है, ठीक है। ये लाइक इसमें एक डिफेक्ट है, एक सुराख है, लेकिन इसमें जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है या फिर आपकी जो एक मेनिंजेस है वो बाहर की तरफ नहीं गई, ठीक है, बाहर की तरफ प्रोट्रूड नहीं हुई, ठीक है। लाइक ये हर्निएट बाहर की तरफ हर्निएट नहीं हुई, ठीक है। हर्निएट का क्या मतलब होता है? हर्निएशन का मतलब ये होता है कि जब भी आपकी बॉडी का कोई भी एक ऑर्गन जो अपनी नॉर्मल प्लेस को छोड़ के, ठीक है, अपनी नॉर्मल प्लेस को छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चला जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हर्निएशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हर्निएशन कहते हैं। जो हम जीआईटी में इंशाल्लाह इसका कॉन्सेप्ट जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आपने कहना है कि हो सकता है कि ये जो आपका डिफेक्ट है, ये जो पोर है, इसके अंदर जो है वो आपके कुछ स्ट्रक्चर यानी कि आपका स्पाइनल कॉर्ड या मेनिंजेस उसकी हर्निएशन हो जाए, लाइक वो बाहर की तरफ चली जाए। और हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनमें सिर्फ डिफेक्ट रहे और आपकी स्पाइनल को मेनिंजेस जो है वो हर्निएट ना हो, वो मतलब कि अंदर ही रहे, ठीक है। अब इस बेसिस के ऊपर कि आया कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो बाहर की तरफ हर्निएट हो रहा है और कौन सा स्ट्रक्चर नहीं हो रहा, तो हमने जो आपका स्पाइना बाइफिडा है, ठीक है, उसकी 3 टाइप्स बनाई हुई हैं, ठीक, उसको 3 टाइप्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक है। अब आई होप सो कि आपको जो वर्टिब्रा के ऊपर मैं समझाना चाहता था चीजें वो आपको समझ आ चुकी होंगी, ठीक है। अगर नहीं आई तो मैं आपके लास्ट पे पूछता हूँ, ठीक है, मैं आपको दोबारा लाइक आपको बता दूंगा, ठीक है। आई होप सो कि वहां तक जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपने ड्राइंग के ऊपर, मेरी ड्राइंग के ऊपर नहीं जाना, आपने सिर्फ और सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब पहली जो कंडीशन यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि ये है आपका एक तरह से ब्रेन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ब्रेन है, लाइक किडनी शेप बन गया है, लेकिन आपने कहना है कि ये आपका एक तरह से ब्रेन होता है, ठीक है। इस ब्रेन से क्या होता है? इस ब्रेन से नीचे आपको पता है कि क्या होती है? आपकी एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, ठीक है। इस तरह आपने समझ लेना है, ठीक है। आपका लाइक ये आपका किडनी की तरह बन गया है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने ऊपर समझना है कि ये आपका क्या है? ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है। ब्रेन को हमने पढ़ लिया, ठीक है, क्रेनियल डिस्ट्रॉफिज्म, लेकिन उस ब्रेन से जो आपकी स्ट्रक्चर निकलता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड निकलता है। जो मैंने आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है ये क्या है? ये आपका एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये आपने समझना है।
ये नॉर्मल पहली जो सिचुएशन मैं बनाऊंगा ये नॉर्मल होगी, ठीक है, एक स्कीमेटिक डायग्राम होगी, लेकिन जो एग्जैक्ट डायग्राम है वो मैं आपको वहां पे समझा चुका हूँ, ठीक है। तो जैसे ये आपका स्पाइनल कॉर्ड बाहर की तरफ निकलता है, इस स्पाइनल कॉर्ड की इर्द गिर्द क्या होती है कि आपकी एक तरह से तीन लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, ठीक है। होती तो तीन है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिर्फ मैं एक लेयर को बनाता हूँ, ठीक है। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ समझना कि यहाँ पे एक लेयर होती है, ठीक है, जिसको हम ड्यूरा मैटर कहते हैं। होती तीनों है, ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक लेयर को ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं सपोज करता हूँ ये आपकी कौन सी ड्यूरा मैटर है, ठीक है। लाइक इसके इर्द गिर्द कौन सी होगी, ये एक लेयर होगी मेनिंजेस की, जिसको हम कहते हैं आपका ड्यूरा मैटर कहते हैं, ठीक है। ये आपने समझना है। फिर क्या होता है कि जैसे ही आपका एक तरह से लाइक आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके बाहर आपकी क्या होती है कि आपकी मनिंजीज होती हैं। और मनिंजीज के बाद क्या होता है कि इसके आपके एक तरह से आपके जो वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है, जो वर्टिब्रा होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। इस तरह आपकी जो वर्टिब्रा होते हैं, लेकिन जो वर्टिब्रा का प्रॉपर स्ट्रक्चर वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके स्पाइनम बाइफिडा की टाइप समझाने के लिए ये आपका जो डायग्राम बना रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी समझना, ठीक है। इस तरह जो है आपकी एक तरह से इसी तरतीब से आपने बनाना है। लाइक पहले स्पाइनल कॉर्ड होता है, फिर आपका एक तरह से मेनिंजेस होते हैं, फिर आपका वर्टिब्रा जो होते हैं वो बड़े होते हैं, ठीक है। फिर जो आपके वर्टिब्रा के बाहर जो बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक तरह से फेशिया कहते हैं, ठीक है। फेशिया क्या है, फेशिया आपकी फैटी लेयर है, ठीक है, जो आपके वर्टिब्रा के बाहर होती है, ठीक है। इस तरह की ये आपकी क्या होती है, लेयर होती है, ठीक है। अभी मैं इसको एक ही तरफ बनाता हूँ, सेम आपने दूसरी तरफ भी इस तरह बना लेना है, ठीक है। तो इसके आपके वर्टिब्रा के बाहर जो वर्टिब्रा के सॉरी आपके एक तरह से इस फेशिया के बाहर जो आपकी लेयर होती है उसको हम कहते हैं स्किन, ठीक है। ये आपकी लेयर आ जाती है, कौन सी आ जाती है, ये आपकी जो लेयर आ जाती है ये कौन सी होती है, ये आपकी स्किन होती है, ठीक है। लाइक पहले मैंने बनाया आपका स्पाइनल कॉर्ड, दूसरे नंबर पे मैंने बनाया आपकी मेनिंजेस, तीसरे नंबर पे मैंने बनाया आपके वर्टिब्रा, ठीक है। तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे मैंने बनाया आपका एक तरह फेशिया होता है, और फिर पांचवें नंबर पे मैंने क्या बनाया, आपका एक तरह से स्किन बनाई, ठीक है। ये आपने समझा है। अब ये होता है आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आप में से अगर अगर कोई बताना चाहे, लेकिन अगर मतलब कि टाइम की कमी है, ठीक है, तो मैं जो है एक तरह से इसको जो है वो बता देता हूँ, ठीक है। आपने कहना है कि जो आपका वर्टिब्रा होता है, नॉर्मली जो आपका वर्टिब्रा होता है वो एंड हो जाता है किस लेवल पे, ठीक है। फर्ज अगर ये मैं कहूँ कि ये आपका T12 है, ये आपकी एक तरह से L1 है, और ये आपकी L2 है, ठीक है। मैं इसको आगे, अभी आपने L2 है आपकी, L3 है आपकी, L4 L5 एक तरह से आपकी L1 S1 आती है, और आपकी S2 आती है, ठीक है। लाइक इस तरह आपने जो आपने वर्टिब्रा है ना, ठीक है, जो मैं अभी दोबारा से आपको यहाँ पे जो बना देता हूँ, ठीक है। ये जो वर्टिब्रा है, ठीक है, इसको आपने आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। S2 तक आपने लाजमी लेकर आना है, ठीक है। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो आप मतलब कि आपका क्या होगा कि जो वर्टिब्रा होंगे उसको आपने S2 तक कंटिन्यू करना है। जो आपकी मेनिंजेस होंगी इसको भी आपने S2 तक जो है वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसको भी आपने S2 तक जो है वो कंटिन्यू करना है, ठीक है। लाइक जो मेनिंजेस होगी उसको भी आपने क्या करना है, S2 तक एक तरह से कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये आपने कहना है, ठीक है। और जो आपने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, लाइक आपकी जो एक स्किन होगी या फेशियो होगी उसको भी आपने S2 तक कंटिन्यू करना है। लेकिन जिस स्ट्रक्चर को आपने मजीद आगे कंटिन्यू नहीं करना वो होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। वजह क्या है कि उसको कंटिन्यू नहीं करना। एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो आपसे पूछते हैं कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड किस लेवल के ऊपर आपका एंड हो जाता है। तो आपने कहना कि जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वो आपका लोअर हाफ ऑफ या लोअर एंड ऑफ L2 के ऊपर जो है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे उसका एक तरह से मतलब कि वो एक तरह से मतलब कि खत्म हो जाता है। जो स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटेंशन है वो कहाँ तक है, आपने कहना है जो स्पाइनल कॉर्ड की एक्सटेंशन है वो आपकी एक तरह से L2 तक है, जो लोअर एंड ऑफ L2 है वहां तक आपके स्पाइनल कॉर्ड की है, ठीक है। अब आपने नॉर्मली देखा होगा कि आपका एक तरह से जो इम्पोर्ट यहाँ पे ये जितने भी आपको बातें बता रहा हूँ ना, इस ये बातें जो है ये फजूल नहीं है, ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं और इम्पोर्टेंट जो है वो पॉइंट्स है, ठीक है। अब आपका पहला एमसीक्यूज ये था कि आपका स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे एंड होता है। फिर आपने कहना है कि हम एक चीज करते हैं जिसको हम कहते हैं आपका लंबर पंक्चर, LP आपने सुना होगा कि जो लंबर पंक्चर करते हैं। अब ये जो लंबर पंक्चर होता है हम किसके दरमियान करते हैं, हम इसको L4 और L5 के दरमियान करते हैं, ठीक है। लाइक L4 और L5 के दरमियान जो स्पेस है उसके दरमियान हम आपका एक तरह से निडल पास करते हैं, और आपका जो CSF होता है उसका सैंपल ले देते हैं। अब क्वेश्चन ये कि यार आपका एक तरह से लाइक स्पाइनल कॉर्ड तो ऊपर है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो तो L2 तक है, तो हम L2 L4 और L5 के दरमियान आपका एक लंबर पंक्चर क्यों करते हैं, वहां से CSF क्यों लेते हैं।
तो इसका आंसर ये है कि वहां पे एक पहली बात जो आपने, अगर आपसे कोई पूछे कि हम जो है एक लंबर पंक्चर जो है वो L4 और L5 के दरमियान क्यों करते हैं, मतलब कि आपका एक तरह से L1 या L2 या आपका T12 या L1 के दरमियान क्यों नहीं करते, तो आपने कहना है कि L4 और L5 के दरमियान इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता। ठीक है, दूसरी आपने कहना है क्योंकि यहाँ पे आपने बात समझी, जो हम CSF ले रहे होते हैं ना, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि जो आपका CSF होता है वो हम आपके स्पाइनल कॉर्ड से ले रहे होते हैं। ये आपने कभी भी नहीं कहना, जो आपका CSF होता है ना ये आपकी मेनिंजेस के इर्द गिर्द सर्कुलेट करता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे आएगी आपका लाइक सब अरेक्नोइड स्पेस होता है, वहां पे आपका CSF पड़ा होता है। ठीक है, तो स्पाइनल जो आपका CSF होता है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं होता, वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द जो मेनिंजेस हैं उन मेनिंजियल लेयर के दरमियान स्पेस होती है, उनके दरमियान आपका CSF होता है, और वहां से हम जो है वो CSF का सैंपल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ नीडल। ठीक है, हम नीडल पास करते हैं। तो आपने कहना है कि अगर एक तो L4 और L5 के दरमियान स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता। ठीक है, दूसरा आपने कहना है कि जो L4 और L5 के दरमियान जो स्पेस होती है ये स्पेस बहुत ज्यादा होती है, लाइक इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है इंटरवर्टिब्रल स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, और दूसरा जब हम यहाँ पर निडल पास करते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो आपकी एकदम स्किन होती है और फेशियो होते हैं वो थोड़े से थिन होते हैं, वो पतले होते हैं। तो वहां पे एक से नीडल जब हम पास करेंगे तो नीडल इजीली पास हो जाएगी और इसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी। ठीक है, लाइक हमें जो है वो नीडल पास करने के दौरान जो हमें एक तरह से रेजिस्टेंस महसूस करनी पड़ेगी, लाइक जो रुकावट होगी वो हमें काफी कम जो है वो एकदम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने ये कहना है क्योंकि अगर हम L2 या L1 या L2 के दरमियान या T12 या L1 के दरमियान लेना, तो हो सकता है जैसे ही हम निडल पास आउट करें तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी डैमेज कर दे। जब स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाएगा तो आपके स्पाइनल कॉर्ड की जो है वो एक नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, तो आपको बहुत सारे डिफेक्ट आएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट तीन रीजन होते हैं कि हम लंबर पंक्चर L4 और L5 के दरमियान क्यों करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, वाइड स्पेस होती है, रेजिस्टेंस कम होती है, हम जो है वो इजीली जो है वो आपके CSF ले लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने समझना है। ठीक है, दूसरा जो आपकी मेनिंजेस होती हैं ये मेनिंजेस आपकी S2 तक जो है वो आपकी एक तरह से माइग के चलती रहती है, लाइक ये जो मेनिंजेस होती हैं ये आपका एक तरह से S2 तक जो होती है ना, S2 तक जो है वो आपकी एक तरह एक्सटेंड करती हैं। ठीक है, ये आपने कहना है कि S2 तक एक्सटेंड करती हैं। ठीक है, जहां तक आपने समझना है। और आपका जो एक स्पाइनल को न्यूरोलॉजी में हम कहते हैं, लाइक नर्वस सिस्टम ये कहते हैं कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो सस्पेंड कर रहा होता है, लाइक वो हैंग कर रहा होता है किसमें, आपके वर्टिब्रा कॉलम, आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। ठीक है, ये आपने कहना है यहाँ पे ये क्या कर रहा होता है, ये आपके एक तरह से हैंग कर रहा होता है, सस्पेंड हो रहा होता है। ठीक है, जहां तक था आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। ठीक है, लाइक आपका एक तरह से लंबर पंक्चर क्या होता है और आपके प्रॉपर स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो पहली मैं आपको एक तरह से अब नॉर्मेलिटी समझाने लगा हूँ। ठीक है, कि आपने इसी तरह आपका स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, इस तरह आपने स्ट्रक्चर दोबारा से बना लेना है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका एक तरह से मतलब कि आपका टी मतलब कि थोरेसिक रीजन से लेकर, ठीक है, आपका थोरेसिक रीजन से लेकर आपके सैक्रल रीजन तक, इन दोनों मतलब कि थोरेसिक रीजन से लेकर सैक्रल रीजन तक, और इस सैक्रल रीजन के तक आपका किसी भी एक खास साइड के ऊपर किसी भी मतलब कि पूरी नहीं, ठीक है, लाइक ये पूरी अगर एक तरह से आपकी एक लाइन है ना थोरेक्सिस से आपकी, थोरेसिक से आपकी सैक्रल तक, तो आपके कुछ एक खास साइड के ऊपर, एक खास जगह के ऊपर क्या होगा, एक खास जगह के ऊपर ये होगा कि जो आपका वर्टिब्रा होगा। ठीक है, लाइक अगर मैं ये बात करूं कि आपका एक तरह से अगर मैं बात करूं L1 और L2 के ऊपर, ठीक है, L1 और L2 के ऊपर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो वर्टिब्रा होगा, यहाँ पे जो वर्टिब्रा होगा वो क्या होगा, वो आपका ओपन होगा, वर्टिब्रा तो ओपन होगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो वर्टिब्रा होगा वो ओपन होगा। जब वर्टिब्रा ओपन होगा ना, ठीक है, लाइक यहाँ पे आप समझ, जो वर्टिब्रा जब ओपन होगा, जब वर्टिब्रा ओपन होगा तो इससे क्या होगा कि इसके ऊपर जो स्किन होगी, लाइक इसका जो फेशिया होगा, जो आपकी स्किन होगी, ठीक है, वो काफी एक तरह से क्या होगी, वो काफी थिन हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, वो काफी थिन हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी। ये आपने समझना है। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या कहना है कि आपका एक तरह से L1 में एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, ये आपकी थोरेसिक और आपकी सैकल के लेवल पे कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे जो आपका क्या होता है, वहां पे आपका वर्टिब्रा जो होता है वो ओपन होता है। जब वर्टिब्रा ओपन होता है, ठीक है, वर्टिब्रा ओपन होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रा ओपन होने की वजह से उससे जो आपका मनिंजीज होती हैं, ठीक है, लाइक जो आपकी मनिंजीज होती हैं, ठीक है,
मेनिंजीज होती हैं और प्लस आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, वो हर्निएट नहीं करता, वो हर्निएट नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपका जो होगा, जो पहली टाइप में आपको बताने लगा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका वर्टिब्रा जो होगा वो ओपन रहेगा, ठीक है। लेकिन लेकिन उसमें जो मनिंजीज और स्पाइनल कॉर्ड जो होंगी वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड नहीं करेंगी, जिससे मैंने आपको पहले कहा था, ठीक है। अभी आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी, ठीक है। मैं आपकी दोबारा से यहाँ पे बुक के ऊपर चलता हूँ, यहाँ से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये जो पहली जो कंडीशन मैंने आपको बताई है ना, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका एक तरह से आपका क्या होता है कि इसमें आपका एक तो न्यूरल ट्यूब जो होता है, सॉरी, आपका जो वर्टिब्रा होता है वो ओपन तो होता है, ठीक है। लेकिन इसमें से आपका जो मेनिंजेस और स्पाइनल कॉर्ड बाहर की तरफ प्रोट्रूड नहीं करते, ठीक है। देयर विल बी नो हर्निएशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, सॉरी, आपका जो मेनिंजेस, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आपका वर्टिब्रा ओपन रहे, उसमें किसी चीज की हर्निएशन ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, ठीक है। क्या कहते हैं, स्पाइना बाइफिडा अकल्टा। अब स्पाइना अकल्टा का क्या मतलब होता है, अकल्टा का ये मतलब होता है कि हिडन, ठीक है, क्या होता है, छुपा हुआ, ठीक है। इसका क्या मतलब, क्योंकि ये जो आपकी मनिंजीज होती हैं, ठीक है, आपकी जो मनिंजीज हैं, या आपके जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, ये अपनी असल पोजीशन के ऊपर रहते हैं, अपनी असल पोजीशन के ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। तो इनमें जितने भी आपकी नर्व्स होंगी वो भी आपकी एक तरह से अपनी जो है वो असल पोजीशन के ऊपर रहेंगी, ठीक है। मतलब वो डैमेज नहीं होगी। जब वो डैमेज नहीं होगी तो आपको कोई भी साइंस और सिम्टम्स नहीं होंगे, ठीक है। तो आपने कहना है कि ये जो स्पाइना बाइफिडा अकल्टा का जो पेशेंट होता है ये असिम्टोमेटिक होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका असिम्टो, इसमें कोई भी साइंस और सिम्टम्स नहीं होता, ठीक है। और इसके ऊपर क्या होता है कि जो इसकी स्किन के ऊपर लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या होती है, हो सकता है कि इसके ऊपर जो आपकी स्किन लेयर है, ठीक है, ये जो स्किन लेयर है ये हो सकती है कि ये अब्सेंट हो, मौजूद भी हो सकती है और अब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है। आपकी आपकी जो है ना यहाँ पर, ठीक है, इसके ऊपर जो स्किन है ये काफी आपकी थिन होगी, और हो सकता है वहां पे स्किन जो है वो प्रॉपर मौजूद हो, या हो सकता है वहां पे एक तरह से मौजूद ना हो, ठीक है। अभी मैं इसकी डायग्राम आपको बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर हो सकता है कि इसके ऊपर जो टफ टफ हेयर जो है वो भी मौजूद हो, या आपकी एक तरह से आपकी अब्सेंट हो, ठीक है। ये आपने समझना है, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा अकल्टा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका वर्टिब्रा जो होता है वो आपका प्रॉपर जो है वो एक तरह से क्लोज नहीं होता, ठीक है। जब वर्टिब्रा क्लोज नहीं होता तो उससे आपका वर्टिब्रा जो आपके एक तरह स्पाइनल कॉर्ड है और मेनिंजेस जो होती हैं वो हर्निएट नहीं करती, वो अपनी असल पोजीशन के ऊपर रहती हैं, ठीक है। जब वो अपनी असल पोजीशन पे रहती हैं तो उससे जो नर्व्स वगैरह होती हैं वो भी डैमेज नहीं होती। जब नर्व्स वगैरह डैमेज नहीं होती तो इनमें जो है वो ये पेशेंट जो होता है ये पूरा एक असिम्टोमेटिक होता है। जब ये असिम्टोमेटिक होता है तो इसको हम कहते हैं, इसमें जितनी भी सिम्टम्स होती हैं वो एक से हिडन होती हैं, और आपके स्पाइनल कॉर्ड और आपका जो एक तरह से मेनिंजेस है वो अपनी असल पोजीशन पे रहती है, तो इसको हम कहते हैं स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, ठीक है। ये आपने कहना है कि स्पाइना बाइफिडा अकल्टा क्या होता है, ठीक है। तो इसमें किसी भी चीज की एक तरह से मतलब कि हर्निएशन नहीं होती, और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसके ऊपर जो स्किन की लेयर होती है वो हो भी सकती है और अब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें जो टफ टफ हेयर है, एक जो एक तो बालों का एक गुच्छा होगा, नॉर्मली तो आपकी जो आपकी एक तरह से टफ टफ हेयर होते हैं, जो हेयर होते हैं वो तो आपके एक तरह से आपके वर्टिब्रा के लेवल पे नहीं होते, लेकिन वहां पे आपको इडियोपैथिकली जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपने इसमें कहना है कि स्पाइना बाइफिडा अकल्टा होता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल क्या हो कि ये जो आपका एक तरह से डिफेक्ट है, ठीक है, इस डिफेक्ट से क्या हो जाए कि आपका वर्टिब्रल जो कॉलम है, जो सॉरी आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड अपनी असल पोजीशन के ऊपर रहे, ठीक है। लेकिन जो आपकी मनिंजीज है वो मनिंजीज यहाँ से प्रोट्रूड होके बाहर की तरफ चली जाए, ठीक है। जो मनिंजीज है वो प्रोट्रूड होके बाहर की तरफ चली जाए, तो इसको हम कहते हैं मनिंजोसील, ठीक है। आपकी जो मनिंजीज है वो आपकी एक तरह से बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो गई है, पहले में किसी भी स्ट्रक्चर की हर्निएशन नहीं होती, ठीक है। ये आपने कहना है। दूसरे में क्या होता है कि आपकी जो सिर्फ और सिर्फ मनिंजीज होते हैं, ठीक है, जो मनिंजीज होती हैं वो आपकी एक तरह से हर्निएट कर वो बाहर की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो स्किन होती है, ठीक है, जो स्किन होती है वो आपकी एक तरह से काफी मतलब कि पतली होगी, वो एक तरह से एक तरह थिन होगी, ठीक है। तो आप जो इजिली अपने बाहर से आपके वर्टिब्रा को और आपके एक स्पाइनल कॉर्ड को और मनिंजीज को देख सकते हो, ठीक है। ये आपने कहना होता है, ठीक है। मनिंजोसील आपने कहना है कि एक ऐसा स्पाइनल डिसरफिज्म है, एक ऐसा न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट है जिसमें आपकी वर्टिब्रा जो होते हैं वो सही तरह क्लोज नहीं होती, और वहां से जो आपकी मनिंजीज जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाहर की तरफ हर्निएट कर जाती हैं, ठीक है। तो ये आपने कहना है कि इसमें मनिंजोसील होता है। लेकिन अगर इस आपके डिफेक्ट से, ठीक है, ये जो आपके एक डिफेक्ट है, ये जो ओपनिंग है, अगर इससे स्पाइनल कॉर्ड भी और आपका दूसरा जो होता है आपका मनिंजीज, ये दोनों आपकी एक तरह से हर्निएट कर जाए, ठीक है। कौन कौन सी आपकी मनिंजीज, ठीक है, मनिंजीज प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों हर्निएट कर जाए, ठीक है। तो इस इन दोनों के हर्निएशन से जो कंडीशन होती है उसका माइलो मनिंजोसील,
माइलो का क्या मतलब होता है? नर्वस सिस्टम, माइलो कहते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। आपका हम पढ़ेंगे आपके जो पोलियोमाइलाइटिस होता है, लाइक पोलियो की वजह से आपको एक तरह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड की इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं एक तरह से पोलियोमाइलाइटिस। तो आपने कहना आपके माइलो जो होती है उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और मनिंजीज जो होती है उसको मनिंजीज को कहते हैं, और सील जो होती है वो प्रोट्रूडिंग होती है, ठीक है। तो आपने कहना इसमें मनिंजीज और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं उनकी बाहर की तरफ प्रोट्रूडिंग हो जाती है, ठीक है। इसमें जो स्किन होती है वो आपकी अब्सेंट भी हो जाती है, और अभी एक तरह से आपकी क्या हो जाती है, वो थिन भी होती है, ठीक है। ये आपने कहना है। जो अपनी पहली कंडीशन होती है ये असिम्टोमेटिक होती है, और ये मतलब कि आपकी लेस डेंजरस होती है, ठीक है। लाइक ये लेस डेंजरस होती है, ये आपने कहना है। और आपके तकरीबन 85%, जो आपके 85% केसेस होते हैं, ठीक है, वो इस आपके स्पाइना बाइफिडा अकल्टा के होते हैं, ठीक है। और जो दूसरी कंडीशन होती है ये थोड़ी सी सवियर होती है, ठीक है, लाइक माइल्ड सवियर होती है, ये आपके तकरीबन 5% लोगों में होती है, लाइक 5% जो केसेस होते हैं, सॉरी आपके 10%, ठीक है। 10% केसेस में आपका एक तरह से मनिंजोसील हो जाता है, ठीक है। और आपकी जो आपकी माइलोमनिंजोसील है ये तकरीबन आपके 5% या आपके 5% से भी कम जो है वो आपकी लोगों में होता है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी माइलोमनिंजोसील है इसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड प्लस आपके मनिंजेस जो है ये दोनों बाहर की तरफ प्रोट्रूड कर रही है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ही एक डेंजरस कंडीशन है, एक फैटल कंडीशन है, ठीक है। तो आपने कहना है इसी वजह से इसको ये एक डेंजरस कंडीशन होती है, और ये कम लोगों में होती है, ठीक है। ये आपने कहना है इनके अंदर, ठीक है। अब ये थी आपकी एक तरह से तीनों, लाइक आपके एक तरह के स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको आपके कुछ पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है, आपको वहां से एक तरह से दोबारा समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको समझ आई है या नहीं आई, ठीक है। अब जो पहली कंडीशन मैंने आपको यहाँ पे एक तरह से बता देता हूँ, ये वाली कंडीशन, ठीक है। लाइक ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, ठीक है, ये कौन सी होती है, ये मैं मुझे आप खुद बताएं, ये कौन सी कंडीशन होगी ये वाली, जिसमें आपका फेस जो होते हैं, लाइक आपके जो फेस होते हैं वो सही तरह बनते हैं, लाइक, और आपकी जो स्कल होती है वो भी सही तरह नहीं बनती, लेकिन उस स्कल के अंदर जो ब्रेन होता है वो कंप्लीट अब्सेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अनएनसेफली, ठीक है। ये जो कंडीशन होगी, ये जो पेशेंट होगा, ये कौन सा होगा, ये आपके अनएनसेफली का होगा, ठीक है। ये आपको पिक्चर के ऊपर आपको लाजमी गौर करना है, और यही इमेज आपने अपने जेन में रखनी है, ठीक है। फ्रॉग लाइक अपीयरेंस, लाइक इसकी जो आपकी शेप होगी ना ये इस तरह होगी, लाइक इसकी जो शेप होती है इसको हम कहते हैं फ्रॉग लाइक अपीयरेंस होती है, ठीक है। लाइक इसकी जो शेप होती है वो फ्रॉग लाइक होती है, इस तरह इसकी, जिस तरह आपको फ्रॉग होता है उस तरह इसकी शेप होती है, ठीक है। ये इसको हम जाए कि इसकी जो आगे तरफ, लाइक जिस तरह आपको फ्रॉग होता है ना, उसकी जो आपकी चिन होती है और फेस होता है वो आगे की तरफ प्रोट्रूड कर होता है, आगे की तरफ निकला होता है। तो सेम इसी तरह जो होता है इसकी भी लाइक उसी तरह शेप होती है आपकी फ्रॉग लाइक अपीयरेंस, ठीक है। ये होता है आपका एक तरह से अनसेफली होता है, ठीक है। अब दो दूसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरी कंडीशन लाइक ये वाली, ठीक है, इस डायग्राम के ऊपर आपने आना है, ठीक है। अब ये देखें इसमें क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल हैविंग अनसेफली, लाइक न्यू बॉर्न हैविंग अनसेफली, जब फुली डिवेल्प्ड आपका न्यू बॉर्न, ठीक है, लाइक ये जो कंडीशन जो पहले मैंने आपको कंडीशन बताई है आपको, ठीक है, ये वाली कंडीशन, एक कंडीशन ये नॉर्मल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका फुली डिवेल्प ब्रेन भी होता है, आपका ब्रेन भी सही तरह डिवेल्प होता है, और आपकी ब्रेन स्टेम भी होती है, और आपकी स्कल भी सही तरह डिवेल्प होती है, ठीक है, और आपके फेस भी, ठीक है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, ठीक है। लेकिन ये इसमें क्या होता है, ये जो पेशेंट होता है इसमें अंडर डिवेल्प ब्रेन, इसमें ब्रेन जो होता है वो अंडर डिवेल्प होता है, नॉर्मली डिवेल्प्स आपका एक स्कल लाइन, ये इंपॉर्टेंट, आपकी पैथोमा के ऊपर जब आप पढ़ोगे ना तो वो उसने लिखा हुआ कि आपकी जो स्कल होती है और आपकी ब्रेन होती है वो अब्सेंट होती है, वो गलत है। आपने कहना है सिर्फ आपका स्कल जो होती है वो होती है, लाइक स्कल जो होती है वो आपकी प्रॉपर बनती है, लेकिन उसके अंदर जो ब्रेन होता है वो अंडर डिवेल्प होता है, ठीक है, ये आपने कहना है, ठीक है। तो ये जो दूसरी कंडीशन होती है ये आपकी फ्रॉग लाइक अपीयरेंस होती है, ठीक है, और आपके एक अंडर डिवेल्प ब्रेन होता है और नॉर्मल डिवेल्प आपकी स्कल लाइन होती है, ठीक है। तो ये आपने इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट लाजमी करना है, ठीक है, इस तरह आपने इमेज के तौर पर इनको लाजमी और लाजमी जो है वो करना है, ठीक है। अब हम एक और कंडीशन लाइक ये वाली कंडीशन, ठीक है। अब ये देखें इसमें क्या है कि आपका एक स्पाइना बाइफिडा अकल्टा का पेशेंट, ठीक है, किसका है, आपका एक तरह से स्पाइना बाइफिडा अकल्टा का, ठीक है। अब देखें इसमें क्या होती है कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा हो, ठीक है, इसमें क्या है कि जो आपका जो स्किन होती है, ठीक है, जो स्किन होती है इसमें डिंपल है, लाइक ये अंदर की तरफ घुसी हुई है, ठीक है, लाइक स्किन डिंपल मौजूद है, ठीक है। और ये स्किन डिंपल जो होता है ये प्रेजेंट भी हो सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आप गौर करो तो इसके ऊपर कुछ आपको हेयर भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लाइक हेयर भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, लाइक टफ टफ हेयर आपको दिखाई दे रहा है, और ये भी आपका अब्सेंट भी हो सकते हैं और आपके एक तरह प्रेजेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं आपके एक तरह से स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, यानी कि ये असिम्प्टोमेटिक होती है, और आपकी जो एक तरह से मनिंजीज होती हैं और आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, वो अंदर की तरफ रहता है, वो अपनी मतलब कि अपनी असल पोजीशन के पर रहते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं आपका एक तरह अकल्टा कहते हैं, जो हिडन होता है। देखो आप जब आप जो है वो हॉस्पिटल में जाओगे ना, वहां पे एक टर्म यूज करते हैं
अकल्ट ब्लड, ठीक है, अकल्ट ब्लड कहते हैं। वो मतलब कह रहे होंगे यार इसमें अकल्ट ब्लड है, अकल्ट ब्लड का क्या मतलब होता है? यानी कि आप ऐसा ब्लड जो आप बाहर से नहीं देख सकते, लाइक आपकी जो इंटरनल आपकी एक हेमरेज होती है, हम इसको सर्जरी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जो आपकी इंटरनल हेमरेज होती है, ठीक है, इस इंटरनल हेमरेज को हम क्या कह रहे होते हैं? आपके अकल्ट ब्लड। लाइक ऐसा ब्लड जो हम आपकी नेकेड आई से जो है वो नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसको हम कहते हैं अकल्ट ब्लड, ठीक है। तो फिर इसका चेक करने का ये तरीकाकार होता है, ठीक है, ये क्योंकि एक हिडन ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है, तो हम यूरिन के अंदर जो होता है इस ब्लीडिंग को देख रहे होते हैं, लाइक यूरिन का हम टेस्ट करते हैं, वहां पे हम जो ब्लीडिंग वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो इसी वजह क्योंकि वहां पे भी आपका एक तरह से हेमरेज तो हो रही होती है, ब्लीडिंग तो हो रही होती है, लेकिन वो हिडन होती है, इस वजह उसको अकल्ट ब्लड कहते हैं। सेम इस तरह स्पाइनल बाइफिड डिफेक्ट तो है, लेकिन वो सिर्फ से आपका वर्टिब्रा जो होता है वो आपको ओपन होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड और आपका जो एक तरह से जो दूसरे होता है मेनिंजेस जो होती हैं वो अपनी असल पोजीशन के ऊपर रहती हैं, और वो असिम्टोमेटिक होता है। फिर कहते हैं कि मोस्ट कॉमन एंड लीस्ट सीवियर होती है नो प्रोट्रूजन ऑफ meninges एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये अपने दोनों नो प्लस आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, असिम्टोमेटिक होता है, ठीक है जी। आपने कहना चिल्ड्रन में प्रेजेंट विद, ठीक है, क्यूटेनियस लेजन ओवर द डिफेक्ट, ठीक है। लाइक इसमें क्या होगा, स्किन डिंपल होंगे, ठीक है, आपके क्यूटेनियस लेजन ओवर आपके डिफेक्ट के ऊपर होगी, लाइक लीजन होगी, टफ टफ हेयर, और आपकी डिंपल होगा आपके स्किन के ऊपर, ठीक है। ये आपने इसके स्पाइना बाइफिडा अकल्टा के बारे में याद रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी एक और पेज आपकी एक तरह से, ये है आपकी दूसरी कंडीशन, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपका मनिंजो सील हो रहा है। मनिंजो सील में क्या हो रहा होता है, देखिए इसमें आपका यहाँ पे, अब अगर आप गौर करो कि यहाँ पे इसके दरमियान जो आपका वर्टिब्रा होता है इसके दरमियान आपकी स्पेस मौजूद है, ठीक है, स्पेस मौजूद है, तो इसमें जो आपका लाइक इसने यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड बनाया हुआ, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है ये अपनी असल पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अपनी असल पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, लेकिन ये जो मनिंजीज है, ये मनिंजीज जो होती हैं ये आपकी प्रोट्रूड करके बाहर आ चुकी हैं, ठीक है, इस तरह। तो इसको हम क्या कहते हैं? आपकी मनिंजो सील कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? आपकी एक तरह से मनिंजो सील कहते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ आपकी जो मनिंजीज होती है वो बाहर की तरफ हर्निएट कर जाती है, ठीक है। ये आपने इसमें कहना होता है। फिर आपने एक और स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करना है, ये वाला, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, देखें इसमें आप देख रहे होते हो कि आपका क्या होता है कि ये वाला ये बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है। इसमें आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, लाइक आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है प्लस आपकी जो मनिंजीज होती है, ठीक है, जो मनिंजीज होती है वो बाहर की तरफ हर्निएट कर रही होती है, ठीक है, और ये बहुत ही खतरनाक होती है, ठीक है, और ये मतलब कि लेस देन 5% जो केसेस होते हैं उनमें होती है, ठीक है। तो इस तरह आपने इमेज बेस के ऊपर इनको आपने याद रखना है, वैसे तो मतलब कि आप इसको याद कर लोगे, ठीक है, इसकी सारी कंडीशन जो होती है, लेकिन आपने इमेज जो है वो अपनी अपनी जेन में लाजमी और लाजमी रखनी है, ठीक है। अब आई होप सो कि आपको जो है वो इन तीनों की समझ आ चुकी होगी कि लाइक आपकी जो है ये तीनों कंडीशन क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ से आपकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज आते हैं इसमें, उसके ऊपर हम आते हैं, लाइक आपको ये सारी कंडीशन तो पता चल गई होंगी, ठीक है। तो इस सारी कंडीशन का जो है वो आपका क्या है, मतलब ये सारी कंडीशन क्यों हो रही थी? आपने कहना ये सारी जो कंडीशन हो रही थी वो आपकी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो जितनी भी बातें बताऊंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये सारी जो कंडीशन होती हैं ये आपकी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हो रही होती है, ठीक है। अब आया कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी जो होती है वो कब कब हो रही होती है, ठीक है। हो सकता है कि आप जो बाहर से जो फोलिक एसिड का जो इनटेक है वो बहुत कम कर रहे हो, ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। लाइक आपको जो फोलिक एसिड का जो इनटेक है वो बाहर से कम ले रहे हो, ठीक है। लाइक मतलब कि कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लाइक मतलब कि जो बैकवर्ड होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है ना तो वो उसके लाड के लिए, लाइक उसकी केयर के लिए क्या करते हैं, उसको जनाब आपके मीट वगैरह खिलाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, लाइक उसको एक तरह से गोश्त खोर बना देते हैं, ठीक है, उसको आपकी वेजिटेबल वगैरह नहीं देते। वो यही समझ रहे होते हैं कि यार ये जो है वो ज्यादा से ज्यादा मीट लेगी, ज्यादा से ज्यादा गोश्त वगैरह खाएगी, ठीक है, तो इसका जो है वो सेहत ज्यादा बनेगी और आपका जो बच्चा होगा वो भी सही पैदा होगा, ठीक है। वो उसको वेजिटेबल्स नहीं देते, ये इंपॉर्टेंट है, उसको वेजिटेबल नहीं देते, उसको सिर्फ सिर्फ मीट देते रहते हैं। तो जब वो प्रेगनेंसी में सिर्फ और सिर्फ उसको एक तरह से मीट के ऊपर लगा देंगे और वेजिटेबल्स नहीं देंगे, तो आपको मैंने बताया था बायो कैम के अंदर, ठीक है, तो आपको जो वेजिटेबल्स होते हैं इन वेजिटेबल्स के अंदर आपका विटामिन B9 होता है, और आपके जो एक तरह से इसमें आपका विटामिन B12 होता है, और जो विटामिन B9 होता है ये आपके मीट के अंदर अब्सेंट होता है, ये आपके मीट के अंदर नहीं होता, ठीक है। तो जब वो आपकी मीट खाती रहेगी वेजिटेबल नहीं लेगी, और वेजिटेबल के अंदर आपका विटामिन B9 है, तो वो क्या होगा कि उसमें एक तरह से फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। अगर वो आपके लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं ले रही, सिर्फ उसे मीट ले रही है, तो उसमें आपका विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है, ये आपने कहना है। फिर इसका मतलब कि क्या है
आपने इसको कैसे बचाना है, आपने कहना है कि इसको आपने लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स देनी है, ठीक है, क्या देनी है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर आपने लगाना है। और साथ आपको, जिस तरह मैंने आपको कल बताया था, एगनार वगैरह और आपकी जो पोलीफार की जो ड्रग्स वगैरह हैं, जो मैंने आपको टेबलेट्स वगैरह बताई थी, वो भी आपने उसको देनी है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आपने उसको एक जो है वो टेबलेट देनी है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में। एक कंडीशन हमने ये पाल ली कि लाइक वो मतलब बाहर से जो है वो आपकी प्रॉपर जो है वो नहीं ले रही, ठीक है। लेकिन अब जो है आप जो है अपनी माशाल्लाह बीवी के ऊपर प्रॉपर खर्चे वगैरह कर रहे हो, ठीक है, मंथली आप उसके ऊपर 1,000 पीके जो है वो खर्चे कर रहे हो, और उसको एगनार जो है और आपका पोलीफर वो लेकर दे रहे हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो जो आपकी उसके बावजूद भी उसमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब वो दूसरी कंडीशन क्या है कि उसमें फोलिक लाइक वो बाहर से फोलिक एसिड ले भी रही है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उसमें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है। तो आपने कहना है कि हो सकता है कि ये जो पेशेंट है प्रेगनेंसी, इसमें सीजर्स हो, ठीक है, इसको सीजर्स हो, ठीक है। इसको क्या हो, इसके एक तरह से सीजर्स होते हैं, उसमें फिट्स पड़ती है, उसको जो है वो मिर्गी के जो दौरे हैं वो पड़ते हैं, ठीक है। जब उसके सीजर हो जाएंगे, लाइक प्रेगनेंसी में जब सीजर हो जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है वो एंटी सीजर ड्रग देंगे ना, एंटी एपिलेप्टिक जो ड्रग्स होंगे वो देंगे ना। अब आपको पता है कि जो हम जहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आपकी एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। आपको पता है कि जो मेन ड्रग्स हमने पढ़ी थी, ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम में, ठीक है, फार्माकोलॉजी में, आपकी क्या होती है, आपकी एक तरह वालप्रोइक एसिड होती है, क्या होती है कि आपकी एक तरह वालप्रोइक एसिड होती है, ठीक है। आपकी क्या होती है, आपकी एक तरह फेनिटोइन होती है, क्या होती है, आपकी फेनिटोइन होती है, वालप्रोइक एसिड होती है, और आपकी कार्बामेजिपिन होती है। ये क्यों मैं तीनों बता रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्टली यही यूज होती हैं, यही आपकी तकरीबन ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं। जब हम पढ़ेंगे ना सीजर और इसके रिलेटेड जो आपकी फार्मा, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि सीजर की कितनी टाइप्स होती है, उसमें कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ठीक है। यहाँ पे आपने समझा कि आपको वालप्रोइक एसिड, फेनिटोइन और कार्बामेजिपिन जो होती है, ये मेनली हम यूज कर रहे होते हैं किस में, आपके एक तरह से सीजर्स में, ठीक है। यहाँ ये सारी चीजें हम जो है वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो सारी जो तीनों ड्रग्स होती है ना, ये आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, हम मेनली कहते हैं कि यार ये तीनों जो ड्रग्स होती है ना, एंटी से ड्रग, ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि अब इस पेशेंट को क्या है, सीजर है, प्रेग्नेंट वुमेन इसमें सीजर है, तो उसके बावजूद भी हम इसको वालप्रोइक एसिड देनी है, लाइक आपकी तीनों ड्रग्स देनी है। हम ये तो नहीं कह सकते लाइक उसको क्या है कि उसको जनाब सीजर है, वो तीन जो 9 मंथ जो है वो आपका वेट करे, 9 मंथ वेट करे, ठीक है। उसकी जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी फिर हम उस एंटी सीजर ड्रग देंगे, इसमें तो उसकी जो सीजर होंगे वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने उसको वालप्रोइक एसिड या एंटी सीजर ड्रग जितनी भी हैं ये देनी है, देना स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। लेकिन साथ साथ हमने क्या करना है, साथ साथ उसको जो फोलिक एसिड की टैबलेट्स हैं वो भी देनी है, ठीक है। फोलिक एसिड जब टैबलेट देंगे तो हमने कहना है कि आपने क्या करना है, 1+1 फार्मूले से आपने लेनी है। लाइक आपने अगर आप एक ड्रग ले रहे हो, एक टैबलेट ले रहे हो, तो अब आपने डेली जो है एक सुबह एक शाम जो है, सुबह प्लस शाम जो है वो आपने एक एक टैबलेट लेनी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब वो एक तरह से जो एंटी एपिलेटिव ड्रग्स ले रही हैं, ठीक है, ये आपकी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवाती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसको फोलिक एसिड देंगे, ताकि अगर एक जो है वो थोड़ी बहुत आपकी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो भी रही है, ठीक है, तो दूसरी जो टैबलेट है उसको कंपनसेट कर दे, उसकी कमी को पूरा कर दे, ठीक है। ये आपने इसमें कहना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपने लाजमी और लाजमी नोट करना है, ठीक है। लाइक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जो होती है वो आपकी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवा रही होती है, ठीक है। हो सकता है कि लाइक ये जो पेशेंट हो, ठीक है, ये जो पेशेंट हो इसको कुछ जो है वो आपकी एक तरह से जोड़ों का मसला हो, इसको जॉइंट्स का मसला हो, ठीक है। तो आपको पता है कि जब हमने आपकी एक तरह से पढ़ा था उसमें फार्मा में कि आप जो रिमोटॉइड आर्थराइटिस होता था, जो आपके जोड़ों का दर्द होता था, उसमें रिमोटॉइड आर्थराइटिस में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो कौन सी होती है, वो मेथोट्रिक्सेट होती थी, ठीक है। मेथोट्रिक्सेट होती थी, क्या होती थी, आपको मेथोट्रिक्सेट होती थी, ठीक है। तो मेथोट्रिक्सेट क्या करवाती थी, ये मेथोट्रिक्सेट भी आपकी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी करवाती थी। जब फोलिक एसिड डेफिशिएंसी करवाएगी तो आपको क्या आ जाएंगे, आपकी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके एमसीक्यू जो मतलब इसी तरह आएंगे, ठीक है, वो कहेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, उसमें क्या, उसमें सीजर थे, जब वो सीजर थे तो वो जो है वो एक तरह से एंटी सीजर जो है वो थेरापी ले रही थी। जब एंटी सीजर थेरापी ले रही थी तो जब वो उसका बच्चा पैदा हुआ तो उसमें जो है वो एक तरह से कुछ डिफेक्ट्स थे, ठीक है, कुछ एबनॉर्मल कंडीशन थी। तो मोस्ट लाइकली एबनॉर्मल कंडीशन कौन सी हो सकती है, तो आपने कहना इसमें जो आपकी स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन हो जाएंगी। इस तरह आपके जब वो कहेंगे कि पेशेंट उसको प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको रिमोटॉइड आर्थराइटिस था, तो वो रिमोटॉइड आर्थराइटिस का इलाज करवा रही, ट्रीटमेंट करवा रही थी, ठीक है। जब उसका बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, तो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज थी। तो आप बताओ ऐसी कौन सी ड्रग थी जो मतलब कि वो ये सारी कंडीशन करवा रही थी, आपने कहना है मेथोट्रिक्सेट, ठीक है, ये आपने कहना है, ठीक है। हो सकता है कि ये जो फीमेल हो इसको यूटीआई लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो। जब इसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होंगे तो ये क्या करेगी, इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक लेती है, ठीक है, जो हमने पढ़ी थी, जो उस एंटीबायोटिक हम क्या कहते हैं, ट्राई मैथोप्रिम, ठीक है।
एक मतलब एंटीबायोटिक होती है जिसको हम कहते हैं ट्राईमेथोप्रिम, ठीक है, ट्राईमेथोप्रिम कहते हैं, ठीक है। ट्राईमेथोप्रिम जो होती है ना, ये आपकी एक तरह से एंटीबायोटिक होती है, ठीक है, जो हम यूटीआई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह अभी आपका एमसीक्यू आ सकता है, वो कहते हैं कि जनाब एक फीमेल है प्रेग्नेंट, उसको यूटीआई था, और यूटीआई का जनाब वो ट्रीटमेंट भी कर रही थी, ठीक है। जब यूटीआई का ट्रीटमेंट करवा कर रही थी, ठीक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवा रही थी, ठीक है, तो उस दौरान बच्चे में कुछ आपके एक तरह से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गए, तो आप बताएं वो क्यों हो गए, तो आपने उसमें वो ट्राईमेथोप्रिम ले रही होती थी, और ट्राईमेथोप्रिम जो होती है वो भी आपके एक तरह से आपके करवा देती है, लाइक आपके न्यूरल ट्यूब जो है वो डिफेक्ट जो है वो करवा देती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो आपने लाजमी और लाजमी इन ड्रग्स को आपने लाजमी और लाजमी याद करना है, ठीक है। और इसमें क्या क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं मैं अभी देख लेता हूँ, ठीक है, फिर आपको मैं पूछता हूँ, आपको कोई मसला तो नहीं है। अब इसका आपने डायग्नोसिस कैसे करना है, उसने बस मैं आपको थोड़ा सा ये करवा के बताता हूँ, ठीक है। अब ये जो डायग्नोसिस आपने कहना है ना, इसको आप जो मेनली डायग्नोस कर रहे होते हैं वो होते हैं आपके एक तरह से आपकी मिनी डायग्नोस जो होता है, ठीक है, वो होता है आप जो है वो अल्ट्रासाउंड से करते हो, क्या करते हैं आप जो है वो एक तरह से आपका क्या होता है कि आपका एक तरह से अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। अभी मैं आपको बस कर दे, अल्ट्रासाउंड से आप कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपने जो वो मैटरनल सीरम के अंदर आपने अल्फा फीटो प्रोटीन जो है वो देनी है, ठीक है। स्क्रीन भाई। अच्छा, आपने क्या करना है, एक तो अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है, और दूसरा आपने क्या करना है, दूसरा आपने मैटरनल सीरम के अंदर आपने ए अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो चेक करनी है, ठीक है। अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो आपने चेक करनी है। नॉर्मल जो अल्फा फीटोप्रोटीन होती है जो आपके फीटस से जो है वो प्रोड्यूस, उसके यॉर्क सैक से जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, फिर जो होते हैं ना ये वहां से निकलती है, ठीक है, क्योंकि मनिंजीज का डिफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये अल्फा फीटोप्रोटीन जैसे आपकी यॉर्क सैक से प्रोड्यूस होगी, ये आपकी सीएसएफ में आ जाती है, बच्चे के सीएसएफ में आ जाती है। तो जब उसके न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होंगे तो उसके जो मनिंजीज होंगी, ठीक है, मनिंजीज की प्रोट्रूजन होगी, उनकी herniation होगी, तो उसमें जो आपका सीएसएफ होगा वो निकल के किस में आ जाए, उसके जो सीएसएफ होगा उस सीएसएफ का आपका अल्फा फीटोप्रोटीन होगा, ये यहाँ वहां से निकल के आपके जो आपकी मदर का सीरम होगा उसके अंदर आ जाएगी। तो मेटरनल सीरम के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल जो होगा वो रेज होगा, ठीक है। तो ये आपने इसके अंदर जो है वो याद करना है, ठीक है।